नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिज्ञासु भारतीय में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हाल में ही शुरू हुए किसान आंदोलन के विषय में है, जिसे 2020 और 21 में हुए किसान आंदोलन का सीक्वल यानी कि किसान आंदोलन 2.0 भी कहा जा रहा है। तो क्या है ये किसान आंदोलन 2.0? दोस्तों, किसानों के करीब 250 संगठन, मेनली पंजाब एंड हरियाणा के किसान, 13 फरवरी से चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए पंजाब हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डर के आसपास हजारों की संख्या में जमा होकर आंदोलन शुरू कर देते हैं। प्रशासन भी पिछले आंदोलन से सीखते हुए अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है और बॉर्डर की कंक्रीट की मोटे स्लैब एंड कटीली तारों से बैरिकेडिंग कर देती है और आंदोलनकारियों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाती है। दोस्तों, मैं श्योर हूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा। लेकिन आखिर किसानों की मांग क्या है? दोस्तों, किसान इस बार सरकार से 12 मांगे कर रहे हैं, जिसमें से हर फसल पर लीगल गारंटी फॉर एमएसपी यानी कि फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानूनी सुरक्षा, एमएसपी डिसाइड करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को मानना और भारत का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट से बाहर होना ये प्रमुख मांगे हैं। दोस्तों, इस आंदोलन की ज्यादातर मांगे 2020 और 21 में हुए आंदोलन में भी की गई थी। तो इस आंदोलन को अगर हमें पूरा समझना है और ये समझना है कि सरकार और किसानों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो इस वीडियो में पहले हम ये समझते हैं कि 2020 और 21 के आंदोलन में क्या हुआ था। दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सभी को याद होगा कि 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस की परेड के ठीक बाद दिल्ली में किसान जिस तरह से बड़ी संख्या में आ जाते हैं और ट्रैक्टर लेकर लाल किले के आसपास बेहद खतरनाक तरीके से स्टंट करते हैं और सिख धर्म की पवित्र झंडे निशान साहिब को लाल किले पर फहराते, इसका वीडियो आपने देखा होगा। दोस्तों, दरअसल किसान सितंबर 2020 से ही आंदोलन कर रहे थे, जिसकी प्रमुख वजह यह थी कि मोदी सरकार ने 3 फार्म बिल्स को लागू कर दिया था और किसानों के कुछ संगठन, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन, इसे किसान विरोधी मानते थे। तो आखिर क्या थे वे 3 फार्म बिल्स? दोस्तों, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तो उसने ये वादा किया था कि वो किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देगी और उसी के उद्देश्य के साथ मोदी सरकार ने किसानों के लिए सितंबर 2020 में 3 कानून लेके आई थी। उसमें से पहला कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल था, जो कि किसान को यह अधिकार देता था कि किसान अपनी उपज को कहीं भी किसी को भी बेच सकता था। दूसरा कानून फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल था, जो कि किसान और एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच हुए एग्रीमेंट में किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए था। और तीसरा कानून दरअसल एग्जिस्टिंग एसेंशियल कमोडिटी बिल में संशोधन था, जो कि अनाजों, दाल, तिलहन, आलू, प्याज वगैरह जैसी चीजों को आवश्यक सामान की सूची से बाहर निकाल देती थी, जिससे कि उसके भंडारण पे किसी तरह की लिमिट नहीं होती और प्राइवेट प्लेयर उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा पाते। दोस्तों, सुनने में तो ये कानून किसानों के पक्ष में लग रहे हैं, तो क्या सभी किसान इसके विरोध में थे? और जो किसान इसके विरोध में थे, तो आखिर क्यों थे? ये सब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम भारत में किसानों की अवस्था समझते हैं और किस तरीके से किसान अपना अनाज मार्केट में बेच पाते हैं उसे समझते हैं और ये भी समझते हैं कि सरकार की नजरों में ये 3 कानून लाना क्यों आवश्यक था। दोस्तों, हम आजादी के समय से ही ये देखते आ रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खेती पे आधारित है और भारत कृषि प्रधान देश है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत में ज्यादातर किसानों की हालत अच्छी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक आर्टिकल के हिसाब से भारत में करीब 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ किसान हैं, यानी कि करीब 40 से 60 करोड़ लोगों का जीवन खेती पर निर्भर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर किसानों के पास खेती करने के लिए बहुत छोटी सी जमीन है। 2015 और 16 में हुए एग्रीकल्चर सेंसस में किसानों की मालिकाना जमीन को 5 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें 1 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले किसानों को मार्जिनल किसानों की श्रेणी में रखा गया, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसानों को स्मॉल, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसानों को सेमी मीडियम, 4 से 10 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसानों को मीडियम और 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को लार्ज कहा गया। उसी सेंसस से यह भी पता चला कि भारत में गांव में करीब 70% आबादी खेती को अपने आय का प्रमुख स्रोत बताती है और 75% किसान यानी कि 3/4 किसान सीमांत अर्थात मार्जिनल किसानों की श्रेणी में आते हैं और 86.2% किसान स्मॉल एवं मार्जिनल किसानों की श्रेणी में आते हैं।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में किसानों के पास बहुत छोटी सी जमीन है। ऐसी छोटी सी जमीन से जीविका निर्वाहन करने की अपेक्षा तो छोड़ो, अगर किसी वर्ष मौसम ने साथ नहीं दिया तो ऐसे किसान कर्ज में चले जाते हैं। और हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि वे किसान जो कर्ज का भार नहीं संभाल पाते, अंततः वो आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाते हैं। दोस्तों, चूंकि भारत में छोटे किसान ज्यादा हैं, तो उनको अपनी उपज बेचने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि भारत में किसान अपनी उपज को आमतौर पे किस तरीके से बेचता है। दोस्तों, मौजूदा वक्त में किसानों की अपनी उपज बेचने की प्रक्रिया बेहद कॉम्प्लिकेटेड है। किसान के पास ऑप्शन के रूप में हर एक राज्य में विभिन्न जगहों पर एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है, जिसमें उसे अपना अनाज बेचना होता है। अब इस एपीएमसी मार्केट में लाइसेंस्ड बायर होते हैं और अनाजों की खरीदी वो बोली लगाकर करते हैं। और बोली करवाने के लिए कमीशन एजेंट होते हैं, जो कि हर बोली करवाने के लिए कमीशन लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर ऐसे एपीएमसी मार्केट गांव से दूर होते हैं। और अगर कोई किसान दूर सुदूर किसी गांव में है, तो उसे एपीएमसी मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके अनाज का उसको पता नहीं चलेगा। और मान लीजिए किसान अपनी अनाज को लेके एपीएमसी मार्केट पहुंच भी जाता है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बायर्स है वो अपना कार्टेल बना लेते हैं और जानबूझकर कम बोली लगाते हैं। क्योंकि किसान ने ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पे कर दिया है, कमीशन दे दिया है, तो उसको जो भी कम भाव मिलता है उसमें वो अपना अनाज बेच देता है। इन सब से बचने के लिए जो छोटे किसान होते हैं, वो लोकल मंडी में ही अपना अनाज बेच देते हैं। इसके अलावा जिन अनाजों को सरकार की एजेंसीज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस स्कीम के तहत खरीदती है, किसान उन एजेंसीज को भी अपना अनाज बेच सकते हैं। ऐसी एक एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, वर्तमान की व्यवस्था में जो ज्यादातर प्रॉफिट है वो मिडलमैन और कमीशन एजेंट्स को ही मिलता है। और जो आम जनता है और किसान है, उन दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, अब तक हमने किसानों की अवस्था को संक्षिप्त में समझा। अब देखते हैं कि सरकार कृषि कानून क्यों लाना चाह रही थी। दोस्तों, एग्रीकल्चर भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है और ये भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 17% का योगदान देता है। वैश्विक स्तर पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद भारत अपने कुल उत्पादन का केवल 10% ही प्रोसेस कर पाता है। इसी तरह ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट में भी भारत की हिस्सेदारी केवल 2.3% ही है, जो कि भारत की क्षमता से काफी कम है। दोस्तों, फूड प्रोसेस करना और एक्सपोर्ट करना दोनों ही किसानों के इनकम को डायरेक्ट बढ़ा सकती है। 1991 में जब मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म्स किए थे, उसके बाद बाकी सेक्टर्स में तो काफी तेजी हमने देखा, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में चूंकि रिफॉर्म नहीं हुआ, उसके वजह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में निगेटिव ग्रोथ देखा है। दोस्तों, लिबरलाइज्ड मार्केट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज्यादा फेवरेबल है और उसका उदाहरण हमें हॉर्टिकल्चर, मिल्क एंड फिशरी सेक्टर यानी कि बागवानी, दूध और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों से मिलता है, जहां सरकार द्वारा बाजार में बहुत कम या कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके वजह से 4 से 10% की वार्षिक वृद्धि इन सेक्टर्स में देखने को मिलती है। जबकि अनाज में जहां सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा है, वहां 2011-12 के बाद से केवल 1.1% की ही वार्षिक वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों, किसान बहुत टैक्स देते हैं, इसके बाद भी उनकी जो बुनियादी ढांचे हैं वो अविकसित रहे हैं। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, उसकी कमी देखने को मिली है। और पुराने और अपर्याप्त कृषि बुनियादी ढांचे के कारण फसल कटाई के बाद भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अनुमान ये है कि 2014 में फसल की कटाई के बाद करीब 90,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने की पॉलिसी फेवरेबल नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 3 कृषि कानून को पारित किया था, जिसमें से पहला कानून किसानों को ये चॉइस देता था कि वो अपना सामान एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड एपीएमसी मार्केट में बेच सके, या तो इसके अलावा वो देश में कहीं भी किसी भी प्राइवेट चैनल जैसे कि फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, बिग रिटेलर्स जैसे रिलायंस, जियो मार्ट, डी मार्ट वगैरह को बेच सके। और बेचने की प्रक्रिया में भी या तो वो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से बेच सकते थे। दूसरा कानून किसानों और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए था, जिससे कि किसान मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की परवाह किए बिना अपनी उपज को तय रेट पे बेच सके और किसान की इच्छा अनुरूप किसान कभी भी एग्रीमेंट से बाहर निकल सके।
तीसरा कानून इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन था, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को अनाजों के भंडारण लिमिटेड को खत्म कर देता था और अनाज के स्टोरेज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलता था। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं, तो अब हम देखते हैं कि आखिर किसान इसका विरोध क्यों कर रहे थे। दोस्तों, किसानों के कुछ संगठनों का यह मानना था कि नए कानून की वजह से कृषि उत्पादों की बिक्री एपीएमसी मंडियों के बाहर ज्यादा होगी, और चूंकि नए कानून में इंटरस्टेट ट्रेड की अनुमति थी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इनकरेज करेगी। क्योंकि नए कानून राज्य सरकार को यह अनुमति नहीं दे रहे थे कि वो एपीएमसी मार्केट के बाहर हुए ट्रेड पे कोई बाजार शुल्क, उपकर या लेवी इकट्ठा करे, तो इससे किसानों को यह विश्वास हो गया था कि कानून अंततः मंडी प्रणाली को ही समाप्त कर देगी और किसानों को कॉरपोरेट्स की दया पर छोड़ दिया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनका रिलेशन जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जो जनरली किसानों को खाद बीज के लिए पैसा देते हैं, उनसे खराब हो जाएगा। इसलिए किसानों के समूह ने करीब 1 साल तक जम के विरोध किया और अपनी 10 मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, जिसमें से 3 कृषि कानून को हटाने तथा एमएसपी को सभी फसलों पर लागू करने की मांग प्रमुख थी। अब देखते हैं कि आखिर किसान संगठनों के आंदोलन का क्या हुआ। दोस्तों, 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों को सस्पेंड कर दिया था और एक कमेटी का भी गठन किया था, जिसको यह आदेश दिया गया था कि वो किसानों की समस्या के ऊपर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे। बाद में मामला बढ़ता देख प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को टेलीविजन के सामने आते हुए यह ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे, और 29 नवंबर को तीनों कृषि कानून वापस लेने का बिल दोनों सदनों से पारित हो जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी फॉर्म की थी, उसने मार्च 2021 में ही अपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया था, लेकिन उसके रिपोर्ट सबमिट करने के 1 साल बाद उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता है, जिसमें यह पता चलता है कि देश के करीब 86% किसान उन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में थे। तो दोस्तों, इससे हम इस कंक्लूजन पे निकलते हैं कि भारत सरकार किसानों का जो एक लंबा आंदोलन चल रहा था, उससे प्रेशर में आ गई। उसके प्रेशर में आने के कई कारण हैं, जैसे कि भारत का जो इमेज जा रहा था विश्व में, वो अच्छा नहीं जा रहा था, और आगामी यूपी इलेक्शन भी था। तो उसके दबाव में उसने ये तीनों कानून को वापस ले लिया, जो कि भारत के ज्यादातर किसानों के लिए फायदेमंद था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0 क्या है और क्यों बार बार पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो भारत के लिए इंपॉर्टेंट लगता है, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी राय 3 कृषि कानून को लेकर क्या है, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद दोस्तों।